नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की क्लासिक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब 1952 में आई थी, सोचिए, और आज भी इसकी बातें उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। ये पूरी तरह सकारात्मक सोच की शक्ति पर केंद्रित है। तो आज हमारे पास जो सामग्री है, उसमें इस किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं, तरीके हैं, और हाँ, इस पर जो बहसें हुई हैं, उसका एक सार है। हमारा मकसद है कि इन विचारों को थोड़ा खोलकर समझें। पील का असल संदेश क्या था, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में कितने कारगर हैं, या फिर कहाँ इनकी सीमाएं आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। किताब का जो शायद सबसे बुनियादी संदेश है, वो ये कि हमारे विचार वो हमारी असलियत बनाते हैं। अगर हम लगातार अच्छा सोचें, सफलता की उम्मीद करें, तो हमारा जीवन भी उसी तरफ मुड़ने लगता है। और वहीं अगर सोच नकारात्मक हो, तो वो हमें जैसे बांध देती है, हमारी क्षमता को कम कर देती है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पील का तर्क सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाला नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, एक तरह का मानसिक अनुशासन। बात सिर्फ इच्छा की नहीं है, बल्कि हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं, हमारे सोचने की जो आदतें बन जाती हैं, वो सब, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, खुद से क्या उम्मीद करते हैं, ये सब चीजें मिलकर हमारी भावनाओं को, हमारे फैसलों को और फिर आखिर में हमारे नतीजों को सीधे प्रभावित करती हैं। ये एक पूरा मानसिक ढांचा है जिसे पील कहते हैं कि बदला जा सकता है। हाँ, और इसी ढांचे को बदलने के लिए पील कुछ ठोस तकनीकें भी बताते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है विजुअलाइजेशन की, यानी मन में सफलता की तस्वीर बनाना, और पुष्टि, यानी सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना, जिन्हें अफर्मेशंस कहते हैं। वो इस पर बहुत जोर देते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करो, उसे महसूस करो, और साथ ही प्रेरणादायक वाक्य दोहराओ। जैसे उन्होंने बाइबल से एक उदाहरण दिया था, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यहाँ ये जो दोहराव की प्रक्रिया है, इसका क्या मनोवैज्ञानिक आधार हो सकता है? क्या सिर्फ दोहराने भर से सोच बदल जाती है? देखिए, ये तकनीकें असल में हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को साधने का एक तरीका है। सोचिए, हमारा अवचेतन मन जो है वो तर्क नहीं करता, वो दोहराव से सीखता है, पैटर्न से सीखता है। तो जब हम लगातार सकारात्मक नतीजों की कल्पना करते हैं या सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मन में उस नतीजे के प्रति एक मजबूत विश्वास पैदा करते हैं। और ये विश्वास फिर हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम अनजाने में ही उन मौकों को देखने लगते हैं, उन कदमों को उठाने लगते हैं जो हमें मंजिल की ओर ले जाएं। तो ये एक तरह से अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक रिहर्सल है। मानसिक रिहर्सल, हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। और इसी विश्वास की कड़ी में पील आस्था या फेथ को बहुत महत्व देते हैं। ना सिर्फ खुद पर विश्वास, बल्कि एक उच्च शक्ति में, एक हायर पावर में भी। उनका मानना है कि ये आस्था हमें मुश्किल समय में, जब शक होता है, डर लगता है, तब एक मजबूत सहारा देती है। ये आस्था वाला पहलू कितना जरूरी है उनकी पूरी फिलॉसफी में? क्या ये सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए ही है? देखिए, पील के लेखन में आस्था का पहलू तो केंद्रीय है, इसमें कोई शक नहीं। उनके लिए ये विश्वास सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा नहीं, बल्कि शक्ति का एक वास्तविक स्रोत है। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो आस्था, चाहे वो किसी धर्म में हो या आध्यात्मिकता में हो या बस जीवन में एक उच्च उद्देश्य में विश्वास हो, वो लोगों को एक तरह की मनोवैज्ञानिक स्थिरता देती है, एक एंकर की तरह। ये उन्हें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है, मुश्किलों में उम्मीद बनाए रखने में मदद करती है और जीवन को एक गहरा अर्थ भी दे सकती है। हाँ, ये बात सही है कि पील की भाषा और उनके जो संदर्भ हैं वो मुख्य रूप से ईसाई धर्म से जुड़े हैं। तो ये कुछ लोगों को शायद ज़्यादा कनेक्ट करे और कुछ को शायद उतना नहीं भी। लेकिन जो मूल विचार है, किसी बड़ी शक्ति या उद्देश्य पर भरोसा करना, ये तो कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में मिलता है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका संदर्भ विशिष्ट है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। चिंता, डर और बेवजह की परेशानी। पील इन्हें सकारात्मक जीवन की राह में बहुत बड़ी बाधाएं मानते हैं।
और इनसे निपटने के लिए वो कई तरीके सुझाते हैं, जैसे प्रार्थना करना या सचेत रूप से जानबूझकर नकारात्मक विचारों को मन से निकालना और उनकी जगह सकारात्मक आशावादी विचारों को भरना। साथ ही अपनी आंतरिक बातचीत, मतलब जो हम खुद से बात करते हैं, उसे मैनेज करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असल में चिंता या डर हावी हो जाता है, तब इन तरीकों को अपनाना कितना व्यावहारिक होता है। ये निश्चित रूप से एक सतत अभ्यास है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। पील इसे एक तरह के मानसिक और भावनात्मक स्वच्छता कहते हैं, मेंटल और इमोशनल हाइजीन। जैसे हम रोज शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। इसका मतलब है अपने नकारात्मक सोच के जो पैटर्न बन गए हैं, उनको पहचानना। वो कौन सी स्थितियां हैं जब हम एकदम से बुरा सोचने लगते हैं, वो कौन से विचार हैं जो बार बार परेशान करते हैं, और फिर सक्रिय रूप से जानबूझकर उन्हें चुनौती देना, उन्हें बदलना अधिक रचनात्मक, समाधान उन्मुख विचारों से। ये आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, और शायद यही पील के सबसे चुनौतीपूर्ण सुझावों में से एक है। लगातार अपने मन की निगरानी करना। मानसिक स्वच्छता, हाँ, ये रोजमर्रा का काम लगता है बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विचार है एक शांत, स्थिर मन विकसित करना। पील कहते हैं कि सकारात्मक सोच की शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। उनका मतलब है मन को अनावश्यक शोर से, नकारात्मकता से, भटकाव से मुक्त रखना। इसके लिए वो ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति में समय बिताना और हाँ, पर्याप्त आराम करना, ऐसे तरीके सुझाते हैं। आज की दुनिया में जो इतनी भाग दौड़ वाली है, हमेशा ऑन रहने वाली, इसमें शांत मन रखना क्या एक विलासिता, एक लग्जरी नहीं बन गया है? विलासिता से ज्यादा मुझे लगता है कि अब जरूरत बन गया है। पील का तर्क है कि शांत मन ही स्पष्टता लाता है, क्लैरिटी। जब दिमाग शांत होता है तभी हम समस्याओं को ठीक से समझ पाते हैं, है ना, रचनात्मक समाधान सोच पाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। एक अशांत मन जो चिंता और डर से भरा हो, वो सही फैसले लेने में बाधा डालता है। आज की दुनिया में जहाँ सूचनाओं की, उत्तेजनाओं की इतनी बमबारी है, वहाँ जानबूझकर शांति के पल खोजना, चाहे वो सुबह 5 मिनट का ध्यान हो या सोने से पहले बस दिन भर की उथल पुथल को मन से निकालना, ये प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा है रोज। ये बात सही है, शांति स्पष्टता लाती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिस पर पील बहुत जोर देते हैं कि ये सब सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सकारात्मक सोच, विश्वास, आस्था, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनके साथ कर्म यानी एक्शन का होना भी उतना ही जरूरी है। बदलाव तभी संभव है जब सकारात्मक मानसिकता के साथ ठोस कदम उठाए जाएं। सिर्फ घर बैठे अच्छा सोचने से हालात नहीं बदलेंगे। इस सोच और कर्म के संतुलन पर पील का क्या नजरिया, ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, और यहीं पील खुद को निष्क्रिय आशावाद से, मतलब पैसिव ऑप्टिमिज्म से अलग करते हैं। उनका संदेश ये नहीं है कि सिर्फ सोचो और सब मैजिकली हो जाएगा, नहीं। उनका संदेश है पहले विश्वास करो, सकारात्मक सोचो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो और फिर उस विश्वास और भरोसे को ईंधन बनाकर काम पर लग जाओ। सकारात्मक सोच आपको शुरुआत करने की प्रेरणा दे सकती है, बिल्कुल, आपको मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत दे सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा ही, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सोच दिशा देती है, कर्म गति देता है। दोनों का संतुलन ही वास्तविक प्रगति लाता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये संतुलन कैसे साधा जाए? शायद छोटे, मैनेजेबल कदम उठाकर और हर कदम पर अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखकर। सोच दिशा देती है, कर्म गति देता है। वाह, ये अच्छी तरह से सारगर्भित करता है। किताब में कुछ और पहलू भी हैं जिनका जिक्र करना चाहिए, भले ही संक्षेप में। पील रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी बात करते हैं। वो छोटी छोटी बातों का महत्व बताते हैं, जैसे दूसरों के प्रति दयालु होना, लोगों के नाम याद रखना, सच्ची प्रशंसा करना, और अगर कोई असहमति या संघर्ष हो तो उसे शालीनता और सम्मान से संभालना। क्या ये भी सकारात्मकता के दायरे में ही आता है? निश्चित रूप से। पील के लिए सकारात्मकता सिर्फ एक अंदर की अवस्था नहीं है, ये बाहरी व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से पेश आते हैं तो न केवल रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि हमें खुद भी अच्छा महसूस होता है, और ये हमारी अपनी सकारात्मक सोच को और पुष्ट करता है। ये एक तरह का सकारात्मक चक्र बन जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप। दूसरों में अच्छाई देखना और उसे व्यक्त करना, ये भी एक तरह की सकारात्मक मानसिक आदत ही है। इसके अलावा पील
भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक उपचार में भी आस्था और सकारात्मक सोच की भूमिका की बात करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में उनके जो दावे हैं वो ज्यादातर किस्सों पर आधारित है, एनेक्डोट्स पर आज माइंड बॉडी कनेक्शन पर काफी शोध हो रहा है जो कहीं ना कहीं बताता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, खासकर तनाव के स्तर को कम करके। हमने किताब के मुख्य विचारों और तकनीकों को समझा। अब जरा इसके प्रभाव और इस पर जो आलोचनाएं हुई हैं उन पर भी नजर डालते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि लाखों लोगों ने इस किताब को बेहद प्रेरक पाया है, जीवन बदलने वाला पाया है। ये निराशा में आशा जगाती है, लोगों को अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए एक मानसिक ढांचा देती है और व्यवहारिक कदम भी बताती है, जैसे पुष्टि, विजुअलाइजेशन। इसकी भाषा सरल है और जो लोग आध्यात्मिक या धार्मिक पृष्ठभूमि से हैं उनके लिए आस्था पर जोर इसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ये बिल्कुल सच है। इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यही है कि यह जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आम आदमी के लिए सुलभ बनाती है और एक उम्मीद का, आशा का संदेश देती है। लेकिन हाँ, इसकी आलोचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिन पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी आलोचना है अनुभवजन्य या वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी, एम्पिरिकल एविडेंस की कमी। पील के जो दावे हैं वो मुख्य रूप से व्यक्तिगत कहानियों पर, किस्सों पर आधारित हैं, न कि नियंत्रित शोध पर। और विज्ञान की दुनिया में किस्से सबूत नहीं माने जाते, चाहे वो कितने भी प्रेरक क्यों ना हो। हाँ, ये किस्सों पर आधारित होना एक बड़ा बिंदु है। दूसरी आलोचना, जैसा हमने पहले भी थोड़ा इशारा किया, इसकी मजबूत ईसाई रूपरेखा है। हालांकि सकारात्मक सोच का सिद्धांत तो शायद सार्वभौमिक हो सकता है, लेकिन किताब में लगातार बाइबल की संदर्भ है, ईसाई शब्दावली का प्रयोग है, तो ये इसे अन्य धर्मों के लोगों या जो नास्तिक हैं या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए शायद कम प्रासंगिक या थोड़ा अलग थलग करने वाला बना सकता है। जी, और एक तीसरी और शायद सबसे गंभीर आलोचना इस विचार से जुड़ी है कि कहीं ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी को बढ़ावा तो नहीं देती। टॉक्सिक पॉजिटिविटी यानी ये धारणा कि हमें हर हाल में, हर समय सकारात्मक ही रहना चाहिए, और जो नकारात्मक भावनाएं हैं जैसे दुख, गुस्सा, डर, उन्हें दबा देना चाहिए या उन्हें अमान्य मानना चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि ये जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं, जैसे गंभीर बीमारियां, गरीबी, सामाजिक अन्याय या मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां, उनको नज़रअंदाज कर सकता है। यह सुझाव देना कि इन बड़ी समस्याओं का हल सिर्फ सोच बदलने से हो जाएगा, ये न केवल सतही है, बल्कि ये पीड़ितों को कहीं न कहीं दोषी महसूस करा सकता है कि शायद वो पर्याप्त सकारात्मक नहीं सोच पा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन का सवाल है। ये मानना कि सिर्फ सकारात्मक सोच ही सब कुछ हल कर देगी, ये बाहरी यथार्थ को, प्रणालीगत समस्याओं को और वास्तविक मदद की जरूरत को अनदेखा कर सकता है। कभी कभी समस्या हमारी सोच में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में होती है जिन्हें बदलने के लिए शायद सामूहिक प्रयास या पेशेवर मदद की जरूरत होती है। बिल्कुल। इसीलिए पील के विचारों को अपनाते समय एक संतुलित दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली आंतरिक उपकरण हो सकती है, नो डाउट। ये हमें लचीलापन दे सकती है, आशा दे सकती है, लेकिन इसे सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान मान लेना खतरनाक हो सकता है। हमें यथार्थवादी भी बने रहना होगा और ये पहचानना होगा कि कब हमें अपनी सोच बदलने के साथ साथ बाहरी मदद लेने या परिस्थितियों को बदलने के लिए भी काम करने की जरूरत है। तो कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर? हाँ, कुछ व्यावहारिक कदम जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, संतुलन के साथ। पहला कदम तो है आत्म जागरूकता। मतलब सबसे पहले अपनी सोच के पैटर्न पर ध्यान देना शुरू करें। दिन भर में मन में कैसे विचार आते हैं, खासकर जब कोई मुश्किल स्थिति आती है? क्या आप तुरंत नकारात्मक सोचने लगते हैं? बस इस बात के प्रति जागरूक होना ही पहला कदम है। सिर्फ नोटिस करना। जी। दूसरा है सचेत पुनर्निर्धारण या कॉन्शियस रीफ्रेमिंग। जब आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पकड़ें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या सब कुछ गलत हो रहा है, तो एक पल रुकें, उस विचार को चुनौती दें। क्या ये वाकई 100% सच है? क्या कोई और दृष्टिकोण हो सकता है? फिर जानबूझकर उसे एक अधिक संतुलित या सकारात्मक विचार से बदलें, जैसे ये मुश्किल है पर मैं कोशिश कर सकता हूँ, या इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ। अच्छा, मतलब उसे एक्टिवली बदलना। हाँ। फिर छोटी खुराक में पुष्टि और विजुअलाइजेशन।
रोज कुछ मिनट निकालें, शायद सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, अपने लक्ष्यों की सकारात्मक कल्पना करने और कुछ सरल यथार्थवादी पुष्टि दोहराने के लिए। इन्हें अपनी मान्यताओं के अनुरूप बनाएं जो आपको सच लगे। एक और चीज है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आदत ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाती है। ये तो आजकल काफी पॉपुलर भी है। बिल्कुल। और शांत क्षण खोजना। दिन में कुछ पल ऐसे निकालें जब आप बस शांत रह सकें, गहरी सांस ले सकें या कुछ ऐसा कर सकें जो आपके मन को सुकून दे। ये उस मानसिक स्वच्छता का हिस्सा है जिसकी हमने बात की थी। सकारात्मक संगत भी महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। नकारात्मक या हमेशा शिकायत करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाना भी आपकी मानसिकता पर सकारात्मक असर डाल सकता है। माहौल का असर। जी। और सबसे जरूरी, कर्म का सिद्धांत याद रखें। अपनी सकारात्मक सोच को छोटे व्यवहारिक कदमों में बदलें। लक्ष्य निर्धारित करें, योजना बनाएं और उस पर अमल करें, भले शुरुआत धीमी हो। सोच और कर्म को साथ लेकर चलें। और आखिर में यथार्थवाद का दामन न छोड़ें। सकारात्मक रहें, लेकिन समस्याओं को स्वीकार करने से ना कतराएं। अगर मदद की जरूरत है, चाहे वो दोस्त से हो, परिवार से हो या किसी पेशेवर से, तो उसे मांगने में संकोच न करें। सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें अपने मन की शक्ति का उपयोग करके जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक अधिक आशावादी, संतुष्ट जीवन जीने के लिए एक तरह का रोड मैप देती है। ये विचारों के महत्व पर, आस्था की भूमिका पर और कर्म की जरूरत पर बहुत जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी दुनिया को देखने और अनुभव करने के तरीके को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये किताब मानसिक औजारों का एक शक्तिशाली सेट प्रदान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आशा और आत्मविश्वास जगाने में बेहद प्रभावी हो सकती है। लेकिन जैसा हमने पूरी चर्चा में देखा, इसे रामबाण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये एक दृष्टिकोण है, एक जीवन दर्शन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे बाहरी वास्तविकता, व्यक्तिगत सीमाओं और प्रोफेशनल मदद की जरूरत के साथ संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। असली शक्ति शायद सकारात्मकता और यथार्थवाद के बीच सही संतुलन खोजने में ही निहित है। यहाँ एक विचार मैं छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। अगर हम ये मान लें कि सकारात्मक सोच वास्तव में हमारी आंतरिक स्थिति और यहाँ तक कि बाहरी परिणामों को भी प्रभावित कर सकती है, तो व्यक्तिगत स्तर पर इसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हमारी लगातार नकारात्मक सोच न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को, हमारे माहौल को भी प्रभावित करती है? और अगर हाँ, तो क्या अपने मानसिक रवैये को सुधारने का प्रयास केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही है या इसका एक व्यापक सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।